हेलो स्टूडेंट, विजय श्री फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं विशाल सर आप लोगों को क्लास 11th के पहले चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड अर्थात फिजिक्स की दुनिया का सैर करा रहा हूं। अब तक हमने पहले लेक्चर में साइंस, साइंटिफिक मेथड और साइंस के ब्रांच के बारे में पढ़ा था। साइंटिफिक मेथड में हमने देखा था कि किसी भी नॉलेज को यदि हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई करते हैं, फिर उसके क्वालिटिव और क्वांटिटिव रीजनिंग का अवलोकन करते हैं और तब जाकर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला अर्थात मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं उस कंसेप्ट का। उसके बाद प्रिडिक्शन करते हैं अर्थात अनुमान लगाते हैं और तब जाके उसे वेरीफाई या फॉल्सिफिकेशन उसका करते हैं। और इतने चरणों से गुजरने के बाद जब हमें कोई नॉलेज प्राप्त होता है तो उसे हम विज्ञान अर्थात साइंस कहते हैं। इस साइंस का 3 पार्ट हमने देखा था। इस साइंस को हमने 3 भागों में बांट दिया। एक फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। तो हम लोग आज फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि ये फिजिक्स होता क्या है। तो स्टूडेंट, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फिजिक्स भौतिकी, ये किससे रिलेट करता है? फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स की दुनिया, भौतिक जगत से रिलेट करता है। हम लोगों ने देखा था कि जितने ये पेड़ पौधे, आपके जानवर, पक्षी या पूरे की पूरे पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड जो भी हमारे आसपास है, वो सारा का सारा क्या है? फिजिकल वर्ल्ड है, भौतिक दुनिया है। तो फिजिक्स क्या है? तो इस दुनिया के अंतर्गत जितने भी नियम बने हैं, जिस नियम पर आधारित ये सारे का सारा जो भौतिक दुनिया जो है वो ऑपरेट हो रहा है, उस नियमों का स्टडी है ना, उस नियम के इफेक्ट, उस नियम के बारे में हम लोग जो नॉलेज इकट्ठा करेंगे है ना, उस नियम का एप्लीकेशन, ये जितने भी चीज हम लोग देखेंगे वो सारा का सारा क्या है? फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है हमारे नेचर के बारे में जितने भी लॉज हैं उनका डिटेल्ड स्टडी जो है फिजिक्स, भौतिकी। जैसे कोई भी, ये हम लोग एक ऑब्जेक्ट लिए, इसको छोड़ दिए, नीचे गिर गए। ये नीचे ही क्यों गिरा? ये तो ऊपर भी जा सकता था, ऊपर नहीं गया, ये नीचे क्यों गिरा? या आग लगाते हैं तो आग का धुआं नीचे क्यों नहीं जाता? जब ये नीचे जाता है तो आग का धुआं नीचे क्यों नहीं जाता? वो ऊपर क्यों जाता है? अगर कोई आदमी जो है वो फर्श पे चल रहा है तो चल जा रहा है, फर्श पे दौड़ रहा है तो दौड़ जा रहा है, लेकिन अगर उसको किसी काई पे है ना, फिसलन वाली जगह पर दौड़ाते हैं तो वो नहीं दौड़ पाता, वो फिसल के गिर जाता है। अगर हम बाइक ऐसे चला रहे हैं रोड पे तो वो आगे की ओर जा रहा है, लेकिन उसे डबल स्टैंड पे लगा के और पीछे वाला चक्का को उठा लेते हैं और तब बाइक को चलाते हैं तो बाइक आगे तक नहीं बढ़ता। चक्का तो घूमता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता। ऐसा क्यों होता है? तो इस तरीके का बहुत सारा जो नियम है, बहुत सारा जो घटनाएं हैं हमारे आसपास होते हैं, वो किसी न किसी नियम पर आधारित होते हैं। और इन्हीं सारे नियमों को पढ़ना जो है वो फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स में इन्हीं सभी नियमों के बारे में जो है हम लोगों को अध्ययन करना है। तो हम लोग सबसे पहले फिजिक्स के बारे में लिख लेते हैं, है ना, कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स जो है डिटेल्ड स्टडी अबाउट द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन क्या है? आपका भौतिकी। ये जो भौतिकी है इसकी दुनिया बहुत विस्तृत है, अनंत तक है इसकी दुनिया। अभी हम जो
माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक तक की बात करें, सारा का सारा एटॉमिक लेवल से लेके ब्रह्मांड के लेवल तक, एटॉमिक साइज से ब्रह्मांड के साइज तक सारे के सारे वस्तु जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो सारे के सारे भौतिकी के अंतर्गत ही हैं। तो इन सबको पढ़ना काफी ये जटिल हो जाता है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए, इस डिफिकल्टी को कम करने के लिए, फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, फिजिक्स को आसान बनाने के लिए फिजिक्स में दो प्रकार के थ्रस्ट जो है वो हम लोग यूज करते हैं। थ्रस्ट मतलब क्या, जोर लगाना, है ना। तो हम लोग जोर लगाकर फिजिक्स को आसान बनाते हैं कि फिजिक्स किस प्रकार से आसान बन जाए और हम लोग उसका स्टडी कर पाए। क्योंकि अच्छा, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि न्यूटोनियन जितने मैकेनिक्स होते हैं जो कि हमारे आसपास होते हैं, पेन गिर रहा है, पेन से मैंने फल गिर रहा है, या कोई आदमी चल रहा है तो वो स्लिप कर जा रहा है, या फिर नहीं स्लिप कर रहा है, दौड़ रहा है, जो भी हमारे आसपास जो चीज हम लोग देख सकते हैं, है ना, वो हमको आसानी से समझ में आ जाता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स इसलिए काफी आसान होता है। लेकिन अगर उसी चीज को हम क्वांटम में जाते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में, तो वो चीज हम देख नहीं पाते हैं। इनफाइनाइट पॉसिबल स्टेट, है ना, इनफाइनाइट यूनिवर्स, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये सारे के सारे जो है हम लोग नहीं समझ पाते, काफी जटिल हो जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे थ्योरी को, इन सारे कंसेप्ट को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए हमने दो थ्रस्ट जो है वो यूज किया फिजिक्स में। एक हो जाता है आपका यूनिफिकेशन और दूसरा हो जाता है रिडक्शनिज्म। ये यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो यूनिफिकेशन के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एकीकृत कर देना। अलग अलग बिखराव है कोई चीज में और उसको हम लोग समेट कर इकट्ठा कर दिए, वो हो गया यूनिफाई कर देना, यूनिफिकेशन। उस चीज को हम लोग क्या कर दिए, यूनिफाई। इसका यूज फिजिक्स में कैसे है तो समझते हैं। जब हमको अलग अलग फेनोमेना को किसी एक कंसेप्ट के द्वारा समझना हो, अलग अलग कंसेप्ट को हम लोग अलग अलग कंसेप्ट से ना समझ के, अलग अलग जैसे इंसिडेंट हुआ आपका, कोई चीज इधर फेंक दिए, है ना, तो वो फेंकने के लिए अलग, फिर कोई चीज गिर रहा है ना, कोई दूसरा चीज गिर रहा है, या फिर एरोप्लेन उड़ रहा है, तो ये सारे के सारे अलग अलग एक्टिविटी हुए। तो इन सब को हम लोग अलग अलग नियम से पढ़ रहे हैं। अब क्या है कि यूनिफिकेशन का कंसेप्ट, यूनिफिकेशन का थ्रस्ट ये बोलता है कि हम इन सारे अलग अलग एक्टिविटी को हम अलग अलग थ्योरी से नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग कंसेप्ट से नहीं पढ़ेंगे, एक ही कंसेप्ट से डील करेंगे। तो जब अलग अलग फेनोमेना को, नेचर के अलग अलग फेनोमेना को, नेचर में स्थित अलग अलग एक्टिविटी को हम किसी एक या कम, माने मिनिमम जितना भी हो सकता है ना, मिनिमम या फिर एक ही थ्योरी से पढ़ते हैं, एक ही कंसेप्ट से समझते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यूनिफिकेशन। जैसे हम ये नीचे गिरा, या फिर ऐसे समझिए कि पेड़ से सेब गिर रहा है, तो उसको हम लोग किससे समझते हैं? उसको समझने के लिए हम लोग ग्रेविटेशन लॉ का यूज करते हैं। तो पेड़ से सेब का गिरना ग्रेविटेशन के अंतर्गत, ठीक है। रॉकेट में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री अगर रॉकेट में बैठे हैं तो अपने आप को भारीहीन महसूस करते हैं, या फिर अगर आप छत पर से छलांग लगाते हैं तो अपने आप को भारीहीन महसूस करते हैं, या फिर आप बड़े वाले टावर झूला पे झूलिएगा तो जब ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तो आपको लगेगा कि आपका वेट ही नहीं है ना, आपको लगेगा कि आप आगे की ओर फिका जा रहे हैं। तो
ये वेटलेसनेस का हो जाता है, भारहीनता का केस हो जाता है। तो इसको भी पढ़ने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के माध्यम से हम लोग वेटलेसनेस का भी केस पढ़ेंगे। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो है चक्कर काट रही है, इसको भी समझने के लिए हम क्या करेंगे? ग्रेविटेशन। तो अलग अलग कंसेप्ट, सब अलग अलग एक्टिविटी है। पेड़ से गिर रहा है नीचे, ये अलग एक्टिविटी है। सन के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे अलग एक्टिविटी है। रॉकेट में कोई आदमी बैठा हुआ है, वो अलग एक्टिविटी है। लेकिन ये सारे अलग अलग एक्टिविटी को हम लोग एक कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? वो कंसेप्ट क्या हो गया आपका? यूनिफिकेशन। उस कंसेप्ट को, उस थ्रस्ट को हम क्या बोलेंगे? यूनिफिकेशन। और ये कंसेप्ट कौन सा था? ये कंसेप्ट था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो समझ में आया? यूनिफिकेशन क्या है कि अलग अलग फिजिकल फेनोमेना को हम किसी एक या न्यूनतम कंसेप्ट के द्वारा पढ़ते हैं, समझते हैं। तो उस प्रोसेस, उस थ्रस्ट को हम लोग यूनिफिकेशन बोलते हैं। दूसरा जो है आपका रिडक्शनिज्म है। दूसरा क्या है? रिडक्शनिज्म। ये जो रिडक्शनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट। रिडक्शनिज्म हम लोग समझते हैं क्या हो जाता है कि अगर आपके सामने कोई जटिल कंसेप्ट है, बहुत जटिल कंसेप्ट है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स है ना, तो जटिल कंसेप्ट, जब बहुत कॉम्प्लेक्स आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरी आ जाएगा, तो उसको पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, उसके बारे में सोचने में, समझने में बहुत ही परेशानी होगी। तो जब आपको खुद दिक्कत होगा तो आप किसी दूसरे को कैसे समझा पाइएगा आसानी से? तो इसलिए रिडक्शनिज्म थ्रस्ट का यूज करते हैं। ये क्या करता है कि हम लोग डायरेक्ट उस कंसेप्ट के बारे में नहीं पढ़ के उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जितने भी हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं, और उसके बारे में स्टडी करके सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टडी करके, और तब हम उसके पेरेंट जो है, मतलब जो उसका मेन थीम है, उसको समझते हैं, है ना। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, जितने भी कॉम्प्लेक्स थ्योरीज हैं, उनको समझने के लिए हम उनके कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में, सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं, और उसके फिनोमेना से, उसके रिजल्ट से, उसके इफेक्ट के द्वारा हम उस बड़े थ्योरी, उस कॉम्प्लेक्स थ्योरी के बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिज्म। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स जो है काफी कॉम्प्लेक्स टर्म है। तो थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके जितने भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, उसके काइनेटिक एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, और तब जाकर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल समझिए कि आपको विंड एनर्जी को, है ना, थ्योरी आपको दिया हुआ है विंड एनर्जी को, या फिर आपको ऐसा दिया जाए हीट एनर्जी को हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है। हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले हीट एनर्जी को हम लोग देखते हैं कि हम लोग बॉयलर में पानी डालते हैं, और पानी को हम क्या करते हैं? हीट एनर्जी के द्वारा गर्म करते हैं, उसको गर्मी देते हैं। अब वो गर्म होकर वेपर बनता है। पानी जो है गर्म होकर वेपर बनता है। वेपर जो है, वेपर को हम लोग किसी कंटेनर में इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसको काफी पतले छिद्र से उसको बाहर की ओर प्रवाहित करते हैं, तो वो काफी ज्यादा फोर्स से निकलेगा। अब वो फोर्स से निकला तो उसके सामने हमने क्या किया कि एक पंखा लगा दिया। अब वो उस पंखे पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिससे वो पंखा रोटेट करने लगेगा। अब उस पंखे को शाफ्ट के द्वारा जोड़कर और कनेक्ट कर देते हैं हम डायनेमो से, और डायनेमो क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वहां से अब ये जो है शाफ्ट के द्वारा जो एनर्जी डायनेमो को मिला, डायनेमो ने उसे कन्वर्ट कर, जनरेटर जो है ना, वो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हम लोगों को, अगर हम लोग जैसे सबसे पहले हम लोग हीट एनर्जी के बारे में पढ़े,
है ना। फिर वो हीट एनर्जी से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जो कि वेपर के द्वारा वो इकट्ठा हुआ एनर्जी उसमें, फिर उस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किए किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, जो कि वो उस पे पड़ा, पंखे पर पड़ा, पंखा नचने लगा। अब वो मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होकर गया डायनेमो में, तो डायनेमो उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जब इस तरीके से पार्ट पार्ट करके पढ़े तो कितना आसान हो गया, और डायरेक्ट सीधे बताते कि मैकेनिकल एनर्जी है, सॉरी हीट एनर्जी है, इसको हम एक डिवाइस यूज करते हैं, इस डिवाइस से वो बन जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उस डिवाइस में इतने इतने सारे यंत्र हैं, है ना, तो समझने में दिक्कत होता है, लेकिन इसको यही छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के जब समझे तो ये काफी आसानी से हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिज्म, है ना। और ये जो है फिजिक्स का एक्चुअल हार्ट है ना, ये फिजिक्स का एक्चुअल हार्ट है। यही जो है फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाता है। किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए आप बहुत सारे कंसेप्ट, अगर मान लेते कोई कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को आपको समझना है तो आप इससे रिलेटेड सारे छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो आप समझ लेते हैं, और जिससे आपको बड़ा वाला जो कंसेप्ट है जो कि काफी जटिल था वो आपको आसान लगने लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हुआ, रिडक्शनिज्म के कारण हुआ। इसलिए रिडक्शनिज्म को हम लोग फिजिक्स को समझने के लिए उसका हार्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब जो है उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का कंसेप्ट देखेंगे, इसका स्कोप और एक्साइटमेंट।